गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ निशांत। 12 CBSE की बच्चों डेट आ चुकी है। दिसंबर में टर्म 1 की एग्जाम स्टार्ट हो रही है। अकाउंट सब्जेक्ट की जो एग्जाम है बच्चों वो 13 दिसंबर को है। अब बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि सर हम ईच एंड एवरी चैप्टर के कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि MCQ बेस्ड एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है, और दूसरा उसके रिलेटेड MCQ की हम प्रिपरेशन किस तरह करें। बच्चों निशांत इंस्टीट्यूट आपके लिए एक प्लान लेके आया है 9 आवर्स का। 9 आवर्स में आपके टर्म 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो यूट्यूब पे अपलोड होंगे। अगर ये 9 आवर्स के ईच एंड एवरी चैप्टर के अगर आपने कंसेप्ट समझ लिए बच्चों तो 110% इसके रिलेटेड चैप्टर रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है और MCQ आपको समझ में आ जाएंगे। पहला बच्चों आज हम चैप्टर अपलोड करने वाले हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये चैप्टर में से ऐसा लग रहा है कि बोर्ड में 2 या 3 मार्क के MCQ आ सकते हैं, 2 या 3 मार्क के। अब इसके रिलेटेड हमने टोटल ये जो वीडियो है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें बच्चों पार्ट 1 है उसमें हम डिस्कस करेंगे सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो जो करीबन 9 मिनट का रहेगा। दूसरा है पार्ट 2 जहां पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे, उसका वीडियो है वो 16 मिनट का रहेगा। थर्ड पार्ट है बच्चों वो हम डिस्कस करेंगे रिजर्व, उसका जो वीडियो है वो रहेगा 16 मिनट का। और ये 3 कंसेप्ट समझने के बाद इसके रिलेटेड मोस्ट IMP 15 MCQ जो आप पार्ट 4 में देख सकते हो। तो पार्ट 4 में टॉप 15 MCQ जो बोर्ड में पूछने जाने के चांसेस ज्यादा है वो अपलोड करेंगे, तो वो रहेगा 25 मिनट्स का, यानी कि एवरेज 66 मिनट्स। बच्चों ये चैप्टर में आपने अपने 66 मिनट्स यानी कि ऑन एन एवरेज 1 आवर दे दिया तो ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, और बोर्ड में 2 to 3 MCQ जो पूछे जाने वाले वो आप अच्छी तरह क्या कर सकते हो, कंसेप्ट अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चों। दूसरा ये चैप्टर नहीं, इसके अलावा एडमिशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, गुडविल, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जितने भी है वो यही पार्ट में डिफरेंट पार्ट में अपलोड होंगे, और इसके रिलेटेड MCQ भी अपलोड होंगे। तो बच्चों अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो 9 आवर्स का ये एक्शन प्लान बनाया गया है वो आप अच्छी तरह देखिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, और दूसरा साथ में ये जो अपलोड हो रहे वीडियो बच्चों आप नोट डाउन कीजिए, लिखिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो बच्चों आज से स्टार्ट कर दीजिए पहला चैप्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर जो यूट्यूब में 1 या 2 दिन में बच्चों क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नाउ बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये करने की क्या जरूरत है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, फर्म तो दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों मैं एक रीजन बता दूं, A और B ये दोनों पार्टनर थे, इनकी पहले ओल्ड रेशियो थी, O का मतलब ओल्ड रेशियो 1:1 थी। अब न्यू रेशियो क्या हो रही है, 2:1। अगर वो रिवैल्यूएशन है अभी नहीं करेंगे तो लॉजिकली कोई एक पार्टनर को प्रॉफिट होगा और कोई एक पार्टनर को लॉस होगा। तो A और B दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये करेंगे कि जिस दिन से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है ना, उस दिन की हम हमारी असेट का रिवैल्यूएशन करते हैं और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है, और जितना भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो ही A को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, B को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, और फ्यूचर में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर यही रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज वो 2:1 के बाद करें तो लॉजिकली आप देख सकते हो कि A का पहले 1 था, अब उसका कितना हो गया 2, तो लॉजिकली A को बेनिफिट हो रहा है, सीधी बात है। पहले B का 1 था और उसका भी 1 है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, पर होगा क्या कि न्यू रेशियो में अगर वो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज का गेन और प्रॉफिट करेंगे तो A ज्यादा ले जाएगा और B को कम मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये सिचुएशन फ्यूचर में क्रिएट ना हो तो इन दोनों के बीच में एक ही चीज है, जिस दिन से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है उस दिन का असेट का रिवैल्यूएशन करो और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करो, और वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, और हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब बात 2 है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज वो 2 तरीके से बना सकते हैं। एक पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे कि ये है पर्टिकुलर अमाउंट ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, और DRCR के साथ आपको वहां पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन का लॉस फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अकाउंट नहीं बनाना है, ये अकाउंट बनाने का तरीका है,
लेकिन आपको अकाउंट नहीं बनाना है और आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके 2-3 स्टेप फॉलो करके सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट पास करके करना है, तो भी आप वो तरीका अपना सकते हो। आपको बोर्ड में से कोई भी एक तरीके पूछ सकते हैं, ठीक है। हमें दोनों एक बार क्या करना पड़ेगा बच्चों, रेफर करना पड़ेगा। पहला तरीका है कि हम रिवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट बना के क्या करें, हम उसको समझ लें। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट का फॉर्मेट आप देख लो तो आप सबको पता ही होगा। सबसे पहले रिवोल्यूशन एसेट और लायबिलिटीज ऊपर लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड। लेकिन मैं एक शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूँ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवैल्यूड असेट कर रहे हो और लायबिलिटीज कर रहे हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो सभी चीज क्रेडिट साइड आएगी। असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर रहे हो और प्रॉफिट हो रहा है जितना भी, वो सभी कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। और अगर आप रिवैल्यूएशन असेट और लायबिलिटीज का कर रहे हो और वहां पे कुछ आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो वो सभी डेबिट साइड आएंगे। तो पहले दिमाग में ये चीज बच्चों फिट कर लो, जितने भी रिवैल्यूएशन के टाइम पे बेनिफिट हो रहे हैं वो सभी क्रेडिट साइड, और जितने भी लॉसेस हो रहे हैं वो सभी कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। अगर ये फंडा कर लिया तो अब नेक्स्ट जो समझाने जा रहा हूं बच्चों, वो आपके लिए क्या होने वाला है, आसान होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चेक कीजिए, पहले मैंने क्रेडिट साइड क्या लिखा है, इंक्रीजिंग असेट्स। अज्यूम करो कि जब आपने एक असेट परचेस किया, फॉर एग्जांपल लैंड परचेस किया, वो 10 लाख रुपीस का था। कितने का था बच्चों, 10 लाख रुपीस का। जिस दिन आप रिवैल्यूएट कर रहे हो वो लैंड की वैल्यू हो गई 12 लाख रुपीस। बच्चों कितनी हो गई, 12 लाख। जिस दिन मैंने लिया उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए, अब हो गई 12 लाख रुपीस। तो कितना बेनिफिट हो रहा है बच्चों, 2 लाख रुपीस का बेनिफिट हो रहा है। तो लॉजिकली बेनिफिट हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रही है, तो लॉजिकली क्रेडिट साइड आएगा। कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिख दूंगा बाय इंक्रीजिंग लैंड वैल्यू 2 लाख। लेकिन उससे उल्टा मैंने लैंड लिया था 10 लाख रुपीस का, अब उसकी वैल्यू हो गई 8 लाख। अज्यूम करो कभी ऐसा होता नहीं है, बट सर्टेन सिचुएशन ऐसी आ गई कि उसकी वजह से मेरी लैंड की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो लॉजिकली मुझे 2 लाख रुपीस का लॉस हुआ, तो डिक्रीजिंग असेट्स, डिक्रीजिंग असेट्स, उसका मतलब अगर असेट डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड और इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड। वही मैंने आपको समझाया कि फायदे की बात है, बेनिफिट की बात है, प्रॉफिट की बात है, तो वो आएगा क्रेडिट साइड, लेकिन लॉसेस की बात है तो बच्चों आएगा डेबिट साइड। क्लियर। तो पहले ये दोनों आपने चीज समझ ली। नेक्स्ट जो समझाने जा रहा हूं वो लायबिलिटीज का। अज्यूम करो मेरे क्रेडिटर थे वो 50K थे। 50K का मतलब आप समझ गए 50,000 के क्रेडिटर थे। अब जब ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तब मुझे मेरे क्रेडिटर को कितने देने थे, 50,000। लेकिन जब मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, ठीक है, तो क्रेडिटर ने बोला एक काम कीजिए, आप 10,000 कम दीजिए, आप 40K दे दीजिए। कितना दे दीजिए, 40K। देने थे 50,000, लेकिन 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो मेरी जो लायबिलिटी पहले 50 की थी अब 40 की हो गई। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो लॉजिकली क्रेडिट साइड आएगा 10। इज दैट क्लियर? क्योंकि 10K का मुझे क्या हुआ, बेनिफिट। तो अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है बच्चों, तो कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड। कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड। उससे उल्टा क्रेडिटर को पहले देने थे 50, अब बोल रहे कि नहीं आप 60 दे दो, इंटरेस्ट विंटरेस्ट और ये समथिंग हुआ और मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज। तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई, मेरा नुकसान हुआ, तो बच्चों कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। क्लियर। तो ये 4 फंडा पहले क्लियर कर दो कि इंक्रीजिंग असेट्स तो बेनिफिट है तो क्रेडिट साइड, डिक्रीजिंग असेट्स नुकसान है तो डेबिट साइड। लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है लायबिलिटी, कम देने पड़े तो बेनिफिट है तो क्रेडिट साइड। लेकिन मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, मुझे नुकसान हो रहा है, तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट। तो पहले मैंने ये 4 चीज समझा दी। आपको बोर्ड में इसमें से कोई भी एमसीक्यू के तरीके से पूछ सकते हैं कि इंक्रीजिंग लायबिलिटी इज डैश साइड इन रिवोल्यूशन अकाउंट, डिक्रीजिंग लायबिलिटीज डैश साइड इन रिवोल्यूशन अकाउंट। कोई भी 4 में से पूछ सकते हैं। तो आपको ये चीज अगर पता है तो बच्चों आप एमसीक्यू अच्छे खासे अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मेरा है प्रीपेड एक्सपेंस। जो एक्सपेंस आपने एडवांस में पे कर दिए है तो फ्यूचर में पे नहीं करने पड़ेंगे, तो एडवांस एक्सपेंस आपने पे कर दी है तो वो लिए आपके लिए असेट्स है लॉजिकली, तो बच्चों ये आपका क्रेडिट साइड आएगा। कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट। तो एडवांस एक्सपेंस आपने पे कर दिया एडवांस में, तो फ्यूचर में कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, इसलिए वो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। इसी तरह प्रीपेड इनकम, जो इनकम आपको एडवांस में मिल गई है, एडवांस में। फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि मैंने कोई स्टूडेंट्स का ट्यूशन स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैंने एज अ उससे 5,000 फीस ले लिया एडवांस में, तो मैंने उसको सर्विस नहीं दिया है, मैंने 5,000 एडवांस में ले लिया, तो मेरी एक लायबिलिटी हुई। मेरे लिए क्या हुआ, एक लायबिलिटी, क्योंकि अभी मुझे उनको सर्विस देना बाकी है।
इन फ्यूचर में जब उसको मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तब बात अलग है, लेकिन अभी तो मेरे लिए लाइबिलिटी हो गई, नुकसान हुआ, तो लॉजिकली प्रीपेड इनकम अगर आपको एडवांस में मिल जाए कोई भी इनकम तो बच्चों वो डेबिट साइड आएगा। कौन सी साइड आएगा? डेबिट। इज दैट क्लियर? तो आप समझ लो कि एडवांस में हमने कोई एक्सपेंस पे किया है तो हम फ्री हो गए, फ्यूचर लाइबिलिटी से फ्री हो गए, तो क्रेडिट साइड। लेकिन एडवांस में इनकम मिला है और सर्विस नहीं दिया है तो लॉजिकली कौन सी साइड आएगा? डेबिट। अब इससे उल्टा एक एग्जांपल दूं, मैंने एक बच्चे को स्टूडेंट्स को मैंने 6 मंथ्स पढ़ाया लेकिन उसने मुझे फीस नहीं दिया, तो लॉजिकली मुझे उससे पैसे लेने बाकी है, मेरी एक असेट्स हुई, मुझे उससे फीस लेना बाकी है, तो लॉजिकली बच्चों उसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब मुझे मेरे स्टूडेंट्स को मैंने सर्विस दे दिया, 6 महीने पढ़ाया लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो लॉजिकली अक्रूड इनकम मेरे लिए असेट्स होंगी, मेरे कैश आने वाली थी लेकिन नहीं आ रही है, तो लॉजिकली मैं अभी मान के चलूंगा कि फ्यूचर में आ जाएंगे, इसलिए मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा। अगर मैंने किसी को पेमेंट नहीं दिया, फॉर एग्जांपल मुझे कोई टीचर्स को या फिर किसी को पेमेंट देना था और मैंने उनको पेमेंट नहीं दिया, सैलरी नहीं देनी थी और नहीं दी, तो मेरे लिए एक लायबिलिटी हुई, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो बच्चों कौन सी साइड आते हैं? डेबिट साइड। कौन सी साइड आते हैं? डेबिट साइड। तो 4 चीज हुई, इंक्रीजिंग असेट्स, डिक्रीजिंग लायबिलिटीज, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम। ये हमारे लिए फायदे की बात है, प्रॉफिट की बात है, तो क्रेडिट साइड। लेकिन डिक्रीजिंग असेट्स, इंक्रीजिंग लायबिलिटीज, प्रीपेड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये नुकसान की बात है, तो डेबिट साइड आएगा। लास्ट में ये अकाउंट बनाने के बाद बच्चों आप क्या करने वाले हो? ये अकाउंट बनाने के बाद आप गेन और लॉस फाइंड करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि क्रेडिट का टोटल आया 50 और डेबिट का टोटल आया 40, तो लॉजिकली क्रेडिट यानी कि फायदा 50 रुपीज हमारा क्रेडिट का बैलेंस है और डेबिट का बैलेंस कितना है? 40। तो आपको अकाउंट क्लोज करने तो आता है, दोनों साइड पहले आप ग्रांड टोटल लिख देंगे 50-50, ठीक है। 50 में से 40 गए तो लॉजिकली 10 रिवोल्यूशन प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ बच्चों? प्रॉफिट। तो ये जो रिवोल्यूशन प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में। अज्यूम करो ए और बी का ओल्ड रेशियो, बच्चों ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को या बी को, दोनों में से एक को क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू माइंड में रखिए, रिवोल्यूशन अकाउंट का गेन और लॉस ऑलवेज कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। 10 रुपए का जो है इक्वल रेशियो है, तो ए को गेन हुआ 5 रुपए का, बी को हुआ 5 रुपीज का। तो ये जो गेन है वो आप ए और बी में 5 रुपीज में क्या कर देंगे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह अज्यूम करो कि डेबिट साइड ज्यादा आ गई और क्रेडिट साइड कम आ गई, डेबिट साइड ज्यादा आ गई और क्रेडिट साइड कम, तो लॉजिकली डेबिट और क्रेडिट का वो हिसाब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया 50 और यहाँ पे आया 40, तो ग्रांड टोटल पहले 50-50 लिख देंगे। 50 में से 40 गया तो रिवोल्यूशन लॉस कितना आया? 10। ये जो लॉस है वो ए और बी में 5 रुपीज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ध्यान से सुनना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट का कोई भी प्रॉफिट और रिवोल्यूशन अकाउंट का कोई भी लॉस ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। न्यू रेशियो को टच ही नहीं करना है, उनको देखना ही नहीं है। तो बच्चों ये मैंने पहले आपको समझाया कि विथ रिवोल्यूशन अकाउंट अगर प्रीपेड करना है तो हम किस तरह गेन और लॉस फाइंड करेंगे। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको सिखा दिया कि अकाउंट प्रीपेड करते किस तरह हम करेंगे। अगर बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अकाउंट प्रीपेड नहीं करना है, ठीक है, ये अकाउंट प्रीपेड नहीं करना है, तो मेरे पास दूसरा बच्चों एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि फाइंड आउट रिवोल्यूशन गेन एंड लॉस, फाइंड आउट रिवोल्यूशन गेन एंड लॉस विद सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो बच्चों आपको ये स्टेप है वो क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, वही चीज है, लेकिन यहाँ पे स्टेप के थ्रू करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे मैंने जो बोला रिवोल्यूशन गेन एंड लॉस, आप ऐसे फाइंड करते थे, यहाँ पे ऐसे फाइंड नहीं करना है बच्चों, स्टेप के थ्रू फाइंड करना है। मैं शॉर्ट में बता दूं, ध्यान से सुनो अगर ये चीज समझ गए तो। रिवोल्यूशन अकाउंट जो बनाया था और क्रेडिट साइड जितने भी हम बेनिफिट लिख रहे थे, ठीक है, वो चीज ऐड होगी। जितने भी बेनिफिट थे, जैसे कि इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ असेट है तो हमारे लिए बेनिफिट है तो ऐड हो जाएगा। डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, कम देने पड़े पैसे, तो हमारे लिए बेनिफिट है, वो चीज भी हमारी क्या हो जाएगी? ऐड। तो जितनी भी हम रिवोल्यूशन की क्रेडिट साइड लिखते थे, रिवोल्यूशन की क्रेडिट साइड,
वो सभी चीज़ मुझे वहाँ पे स्टेप में क्या करना है, ऐड करना है। और जितनी भी चीज़ मैं डेबिट साइड लिख रहा था, नुकसान हो रहा था, वो सभी चीज़ यहाँ पे बच्चों लेस करना है। क्लियर? तो ऐसा बोलूँगा क्रेडिट वाला ऐड कर देंगे और डेबिट वाला माइनस कर देंगे बच्चों। तो ये चीज़ सिंपल याद रख लो, बेनिफिट वाली चीज़ ऐड कर देंगे और लॉसेस वाली चीज़ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन में कोई रिजर्व दिया है या फिर न्यू गुडविल एडजस्टमेंट में दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में अगर न्यू गुडविल एडजस्टमेंट में दिया है 4 लाख 3 लाख समथिंग और कोई रिजर्व दिया है तो ऐड कर देंगे आप। फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि इसका जो टोटल आया बच्चों 1 लाख आया, ऐड लेस करने के बाद पॉजिटिव टोटल आया तो ये हुआ गेन। ठीक है? अगर ये माइनस में आता है बच्चों तो लॉजिकली फिर मैं उसको बोलूंगा लॉस। तो अगर माइनस में आए इसका प्लस माइनस करने के बाद, ऐड करने के बाद और लेस करने के बाद समथिंग समथिंग आपका माइनस में आए तो उसको रिवोल्यूशन लॉस बोलेंगे, लेकिन पॉजिटिव आए तो लॉजिकली हम उसको बोलेंगे गेन। अज्यूम करो कि ये क्वेश्चन में हम उसको गेन के तरीके से ले, तो अज्यूम करो ये पॉजिटिव 1 लाख आया बच्चों, पॉजिटिव 1 लाख आया तो हम उसको मानेंगे रिवोल्यूशन गेन। तो ये पहला स्टेप करना है, हमें देखना है कि कितना गेन और कितना लॉस। तो सेकंड स्टेप है, वहां पे हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है। सेक्रीफाइस रेशियो किस तरह फाइंड करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। फॉर एग्जांपल ए और बी का मैंने सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड किया। बच्चों अज्यूम करो कि ए का सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने के बाद -1/10 आया। कितना आया? -1/10। और बी का जो आया वो 1/10 आया। कितना आया? 1/10। तो ए का -1/10 और बी का 1/10। तो ये हुआ स्टेप नंबर 2। तो पहले स्टेप में हम देखेंगे कितना गेन और लॉस, सेकंड स्टेप में देखेंगे कितना हमारा सेक्रीफाइस हो रहा है, कितना गेनिंग हो रहा है। मैं सब बोलूंगा इसको हम गेनिंग पार्टनर बोलेंगे, क्योंकि आगे मैंने सिखाया कि अगर सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर रहे हो और कोई पार्टनर का क्या आए, नेगेटिव आए, तो उसको गेनिंग बोलेंगे और ये पार्टनर को क्या बोलेंगे हम, सेक्रीफाइस पार्टनर। क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइस। क्लियर? ये स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में एक एंट्री पास करनी पड़ेगी बच्चों, G to S। G का मतलब गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। जैसे कि मेरी एग्जांपल में देख सकते हो कि गेनिंग पार्टनर कौन है, ए। तो ऐसा हम लिख सकते हो ए कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है? ए कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो आपको याद रखना है स्टेप 3 में G to S, गेनिंग टू सेक्रीफाइस रेशियो। अब बात रही अमाउंट की, कितना गेन हुआ था 1 लाख और ये कितना गेन कर रहा है 1/10। तो बच्चों आप 1 लाख को 1/10 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो लॉजिकली 10,000 इसका आएगा, 1 लाख इंटू 1/10 और 1 लाख इंटू 1/10 इसका आएगा 10,000। तो बच्चों ये हुआ हमारे 3 स्टेप। आप देख सकते हो कि पहले स्टेप में हमें क्या बच्चों फाइंड करना है, गेन और लॉस। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, गेन और लॉस। जो सेकंड स्टेप है वहां पे हमें फाइंड करना है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। वहां पे देखना है कौन सा पार्टनर गेनिंग है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। और थर्ड स्टेप में हमें एंट्री लिखनी है G to S। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो G to S, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर। यही क्वेश्चन में अगर लॉस होता तो वहां पे एंट्री रिवर्स हो जाता, सेक्रीफाइस पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। तो याद रखो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस और लॉस हो रहा है तो लॉजिकली क्या होगा, सेक्रीफाइस टू गेनिंग। तो विदाउट रिवोल्यूशन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में स्टेप नंबर 1 में गेन फाइंड करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड करेंगे सेक्रीफाइस, यानी कि कौन सा पार्टनर गेनिंग है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस है। और थर्ड में हम फाइंड करेंगे एंट्रीज, जैसे कि G to S अगर प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ तो S to G। तो बच्चों ये हुआ हमारा पूरा रिवोल्यूशन अकाउंट। इसमें से कोई ना कोई MCQ बोर्ड में आ सकता है 100%। तो बच्चों अच्छा खासा क्या कर सकते हो, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।